हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट इंडेक्स 23। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस। द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सो यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या है। अल्टीमेटली सबसे मेजर जो कंपोनेंट होता है बोरोइंग कॉस्ट का वो होता है इंटरेस्ट। तो सबसे मेजर जो है इंटरेस्ट है कि अगर हम बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट इनकर करते हैं, ठीक है, तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या क्या ट्रांजिशन होगी कैपिटलाइज करने की, ये चीज़ें डिस्कस हो रही है आपकी बोरोइंग कॉस्ट में। ओके, सो इट मीन्स क्या वो कैपिटलाइज होगा या फिर पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, इट मीन्स कॉस्ट इनकर फॉर बोरिंग द फंड्स इंक्लूडिंग, ठीक है, जो कि फंड्स को बोरो करने के लिए कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं उसको कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाती है और इसमें एक्सचेंज डिफरेंस और फॉरेन करेंसी बोरिंग अप टू सम एक्सटेंड आ जाता है। दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई क्वालिफाइंग एसेट्स, अभी क्वालिफाइंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर मैंने कोई क्वालिफाइंग एसेट्स मैं एक्वायर कर रही हूँ या कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ जो भी है, ठीक है, तो अगर मैं वो फॉरेन से एक्वायर कर रही हूँ तो फॉरेन एक्सचेंज लग जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज भी कितना कैपिटलाइज होगा ये भी इसमें डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। इफ बोरिंग इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, अगर क्वालिफाइंग एसेट्स के कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए बोरिंग की जा रही है तो आप उसे कैपिटलाइज कर दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट डेबिट टू बैंक करोगे। ठीक है, एसेट डेबिट टू बैंक करोगे। ओके, अगर मान लीजिए कि आप क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर करने के लिए नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई रेडी टू यूज एसेट्स खरीद ली, जैसे बिल्डिंग खरीद ली, पीपी खरीद ली डायरेक्टली, ठीक है, जो फैक्ट्री में लाती स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन। तो अगर आपने उसके लिए कोई लोन लिया और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेजरली बात करता है वो क्वालिफाइंग एसेट्स की बात करता है। सो क्वालिफाइंग एसेट्स मतलब क्या है, एसेट वो एसेट जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है टू गेट रेडी फॉर इज इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती हैं इंटेंडेड यूज या सेल करने के लिए, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती हैं ये अपना रेडी होने में। जैसे मान लो मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, अब ऑफिस बिल्डिंग में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए मेरा ऑफिस बिल्डिंग बनाने में लगेगा भाई 1.5 साल लग जाएंगे ऑफिस बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल एसेट हो जाएगी। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या है, ये आपका इंडेक्स में दिया, ये कंपनी टू कंपनी के जजमेंट पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट का क्या जजमेंट है। सो इट विल बी एज पर द जजमेंट ऑफ एंटिटी। इन साइलेंट क्वेश्चन वी विल एज्यूम द एसेट इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना है, हम इसे क्वालिफाइंग एसेट्स मान रहे हैं, तो हम इसे एज्यूम करेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ कैपिटलेशन क्या रहेगा बोरिंग कॉस्ट का। सो इसमें क्या होगा, कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो कमेंसमेंट डेट जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी या तो लोन टेकन या डेवलपमेंट एक्टिविटी या एक्सपेंस इनकर, इन तीनों में जो भी लेटर हो वो हो जाएगी। मान लीजिए मैंने लोन लिया है 1/4/2021 को, है ना, या 2025 चल रहा है ना, तो 1/4/2025 को मैंने लोन लिया है ना। डेवलपमेंट हो गया स्टार्ट, मान लो डेवलपमेंट हो गया स्टार्ट आपका 1/5/2025 को। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस कब होना इनकर हुआ, 1 जून 2025 को। एक्सपेंसेस कब कब होना इनकर हुआ, आपका एक्सपेंसेस इनकर होना स्टार्ट हुआ 1 जून 2025 को। ठीक है, तो अगर आपका एक्सपेंस इनकर 1 जून 2025 को होना स्टार्ट हुआ, तब से मेरा कमेंसमेंट डेट बोरिंग कॉस्ट का चालू हो जाएगा, तब से कमेंसमेंट डेट चालू हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लोन अगर 1/4/2025 को ना लेकर मैंने लोन लिया होता आपका 30 जून 2025 को, 30 जून 2025 को लिया होता, तो फिर मेरी कमेंसमेंट 30 जून 2025 से ही चालू होती, क्योंकि भाई इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट तो इनकर करना 30 जून 2025 के बाद ही तो अप्लाई हो चुका है, तो वही तो मैं कैपिटलाइज करने की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला है कि इसमें जो भी लेटर होगी वही डेट आपकी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। लेकिन कब तक कैलकुलेट होता रहेगा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता रहेगा, तो ठीक है, जो भी आपकी खत्म होने वाली डेट है, जब आपकी जो एसेट है वो रेडी टू यूज हो जाती है, तो सेंसेशन डेट जो होती है आपकी, सेशन डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट वो वाली हो जाती है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग शुड स्टॉप ऑन द डेट व्हेन एसेट्स गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। ठीक है, इंटेंडेड यूज के लिए वो रेडी हो चुकी है। इफ एंडी इज कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स इन पार्ट्स और ईच पार्ट कैन बी यूज इंडिविजुअली। ठीक है, एसेट जो है, एंटिटी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का एसेट्स का कंप्लीट कर रही है और जो कि पार्ट है उसका वो आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, देन एंटिटी शुड स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, एंटिटी को रोक देना चाहिए कैपिटलाइजेशन, और वो जो फिर उसके बाद करवाने जो मेरी कंप्लीट होना है, मेरा कंप्लीट हो गया एसेट, मेरा जो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रही थी, मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, मान लो मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है 31 मार्च
2027 को। तो अगर 31 मार्च 2027 को कंप्लीट हो जाती है तो तब तक तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगी इंटरेस्ट की कॉस्ट को, लेकिन उसके बाद ये पीएनएल में चला जाएगा, उसके बाद ये पीएनएल में चला जाएगा। और 30 जून 2025 से जो पहले का इंटरेस्ट है वो भी पीएनएल में चला जाएगा। सिर्फ 30 जून 2025 से लेकर 31/3/2027 तक का जो खर्चा है वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सो इफ एंटिटीज कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट्स इन पार्ट्स और ईच पार्ट कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली, एंटिटी शुड स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट और कंप्लीट पार्ट ऑफ द डेट व्हेन दैट पार्ट गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टिंग फेसेस। ठीक है, मान लीजिए मेरा भाई यहाँ पर मान लीजिए मेरी बिल्डिंग बन रही है, ऑफिस बिल्डिंग। तो ऑफिस बिल्डिंग में क्या होगा, पहले फ्लोर बनेगा, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर पूरा होगा, फिर दूसरा पूरा होगा, फिर तीसरा पूरा होगा। तो जैसे ही मेरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होता है, मेरी ग्राउंड फ्लोर पे मान लो इनकर हुआ एक्सपेंडिचर मेरा 50 लाख का खर्चा ग्राउंड फ्लोर बनने में। तो 50 लाख का खर्चा मेरा और कंप्लीट हो गया ग्राउंड फ्लोर, मुझे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी, कि हाँ ग्राउंड फ्लोर आपका कंप्लीट हो गया। तो इस ग्राउंड फ्लोर पर 50 लाख पे मेरी जितनी इंटरेस्ट चली गई है उतना तो मैं कैपिटलाइज कर दूंगी। लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो, मान लो मेरा ये कंप्लीट हो गया आपका, उन्होंने कहा कि ये 31 मार्च 2026 को आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक की जो इंटरेस्ट है इस रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में वो मैं कैपिटलाइज कर दूंगी। लेकिन 31/3/2026 के बाद जो मेरे खर्चे चालू होंगे, इंटरेस्ट लगना चालू होगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगना चालू होगा, वो इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर पर मैं पीएनएल में ले जाऊंगी, मैं उसे कैपिटलाइज नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया। तो वही ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ एंटिटी पॉज डेवलपमेंट वर्क ऑन एसेट्स फॉर अननेसेसरी रीजन, ठीक है, अननेसेसरी रीजन, बिना रीजन के आपने रुकवा दिया, ठीक है, आपके पास फंडिंग नहीं है कोई भी पर्सनल रीजन की वजह से, तो कैपिटलाइजेशन जो होगी वो सस्पेंड हो जाएगी पीरियड में और आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे कि कैपिटलाइजेशन कैसे होगी। अब तक तो हमने पढ़ लिया कि कब से लेकर पीरियड पढ़ लिया बेसिकली हमने, कि कब से लेकर कब तक होगी। ठीक है, हमने क्वालिफाइंग एसेट्स के बारे में पढ़ लिया कि इसका मतलब क्या है, और हमने ये भी जान लिया कि बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन की, कब कैपिटलाइजेशन होगी, कब कैपिटलाइजेशन होगी। सो एंटिटी कैन हैव टू टाइप ऑफ बोरिंग, एक है स्पेसिफिक बोरिंग, एक है जनरल बोरिंग। तो जो आपकी स्पेसिफिक बोरिंग है, जो आपने क्वालिफाइंग एसेट्स को कंस्ट्रक्ट या एक्वायर करने के लिए अमाउंट बोरो किया है, कंस्ट्रक्ट या एक्वायर करने के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यहाँ पे एक्विजिशन क्यों दे रखा है आपको, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट्स एक्वायर कर लिया तो मतलब रेडी टू यूज़ आप लेकर आए हो, एक्वायर कर लिया, रेडी टू यूज़ लेकर आए हो, लेकिन उसके इंस्टॉलेशन में कई बार टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो इंस्टॉलेशन में टाइम लग जाता है। एक इंस्टॉलेशन में 6 से 1 महीना 1 साल लग जाता है। ठीक है, तभी तो मैं उसको यूज़ कर पाऊंगी, तो इसलिए वो क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए तो स्पेसिफिक बोरिंग है, तो स्पेसिफिक बोरिंग पे कमेंसमेंट डेट से, ठीक है, रेडी टू यूज़ डेट तक जितना भी मेरा खर्चा है वो मैं पूरा की पूरा क्या करती हूँ, कैपिटलाइज कर दूँगी, वो मैं पूरा की पूरा कैपिटलाइज कर दूँगी। ठीक है, सो इट इज़ अज्यूम स्पेसिफिक दैट फर्स्टली यूज टू इनकर एक्सपेंस क्वालिफाइंग, देन सबसे पहले तो मैं स्पेसिफिक बोरिंग पे जो इंटरेस्ट लगी स्पेसिफिक बोरिंग को एग्जॉस्ट करेंगे। मान लीजिए मेरा बिल्डिंग बनाने में खर्चा है 50 लाख, क्वालिफाइंग एसेट्स की जो कॉस्ट इनकर हुई 50 लाख, इसमें से मैंने 25 लाख की तो बोरिंग ले रखी थी, स्पेसिफिक बोरिंग सिर्फ इसी के लिए। तो 25 लाख पे जितना खर्चा आएगा इंटरेस्ट का उतना मेरा कैपिटलाइज होगा, और बाकी के 25 लाख मैंने अपनी जनरल बोरिंग से चालू किए। जनरल बोरिंग से, जनरल बोरिंग मतलब कोई पर्पस नहीं होता स्पेसिफिक, लाइक वर्किंग कैपिटल लोन से चालू कर लिए, ठीक है, टर्म लोन से हो गया, ये सब हो गया। तो जनरल बोरिंग ऑल अदर बोरिंग ऑफ एंटिटी विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। ओके, तो फिर उसके बाद स्पेसिफिक बोरिंग कैलकुलेट, स्पेसिफिक बोरिंग में जो इंटरेस्ट लग रहा है सबसे पहले वो लेंगे 25 लाख पे, और उसके बाद जनरल बोरिंग जो 25 लाख की जनरल बोरिंग है मेरी, ठीक है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट बननी है वो हम कैपिटलाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट आएगी इसमें, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, जो भी आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है आपने स्पेसिफिक बोरिंग पे इनकर की है, रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स डिफरेंट डेट्स, तो स्पेसिफिक बोरिंग अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और मंथ आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरी ये ऊपर जैसे एग्जाम्पल देता 25 लाख थी और इस पर मेरी इंटरेस्ट रेट है 10% की, और ठीक है मान लीजिए मेरे 8 महीने पूरे हो गए, 9 महीने पूरे हो गए, तो इतना कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये मंथ्स विल बी टेकन, मंथ्स कैसे लिए जाएंगे, फ्रॉम लेटर ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, कैपिटलाइजेशन और ईयर बिगनिंग, जो भी हो लेटर। मान लीजिए मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है मेरा 30/6/2025 से काम। ठीक है, 30/6/2025 से कमेंसमेंट चालू हुआ और बिगनिंग क्या है 1/4/2025, तो इसमें से लेटर क्या है 30 से, तो ये वाली आ जाएगी, है ना, टू द अर्लियर ऑफ सेशन डेट ऑफ कंप्लीशन एंड ईयर एंड, जो भी अर्लियर हो। मान लीजिए मेरा जो कंप्लीट हुआ है 30 जून 2027 को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ईयर एंड कब हो रहा है मेरा, ये तो 31 मार्च 2026 को हो रहा है, तो 31 मार्च 2026 तक आपका कैपिटलाइजेशन हो जाएगा।
ठीक है, बाकी का अगले साल होगा ना, तो हम तो ईयर वाइज की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ईयर वाइज कैलकुलेशन कितना होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जो सेशन डेट है उसी तक होगा, लेकिन वो ईयर वाइज हम कितना करेंगे उसकी बात चल रही है, इसलिए अर्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए मेरे को लोन था, ठीक है, मैंने क्या किया, 25 लाख स्पेसिफिक बॉन्ड था, मैंने कहा अभी इसमें टाइम है, ठीक है, कमेंस होने में, तो अब क्या करा, 3 महीने के लिए मैंने 3 महीने के लिए मैंने या 2 महीने के लिए जो भी मेरे को टाइम मिला उस बीच में, तो मैंने 2-3 महीने के लिए उसको लिक्विड फंड में डाल दिया और मुझे उससे इनकम आ रही है। तो वो जो इनकम आ रही है स्पेसिफिक बोरिंग की, वो भी माइनस हो जाती है इसमें से। ठीक है, वो जो इनकम आ रही है वो भी माइनस हो जाती है, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट टू बी अप्लाइज, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टेप 2, ये तो ये चलो ऊपर का हो गया हमारा कि है भाई स्पेसिफिक बोरिंग के केस में क्या होगा। स्टेप 2 आएंगे जनरल बोरिंग केस में। तो जनरल बोरिंग के केस में क्या होगा, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन निकालोगे। मान लीजिए कि मैंने मुझे 25 लाख जनरल बोरिंग, मैंने ऊपर का जो एग्जाम्पल है उसमें 25 लाख रुपए थे, तो मेरा जो टर्म लोन है मान लीजिए तो 15 लाख रुपए का है। इस पर मेरी इंटरेस्ट कितनी जा रही है, इस पर मेरी इंटरेस्ट जा रही है आपकी 1-1.5 लाख रुपए। ठीक है, और मेरा है आपका वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, 10 लाख का, इस पर मेरी इंटरेस्ट जा रही है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट और जनरल बोरिंग कितनी है, 2.5 लैक्स और 25 लाख इंटू 100 कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट और जनरल बोरिंग, टोटल अमाउंट ऑफ जनरल बोरिंग, वेटेड एवरेज ऑन टाइम बेसिस। वेटेड एवरेज इंपॉर्टेंट है, वेटेड एवरेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो ये जो मेरी को इंटरेस्ट है, ठीक है, अब मेरी जो कॉस्ट इनकर्ड है, ये वेटेड एवरेज आपको समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तो कैसे वेटेड एवरेज है। ठीक है, सो कैलकुलेट एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट, हम कैलकुलेट करेंगे एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, फॉर एक्सपेंसिव इनकम क्वालिफाइंग क्या हो जाएगा, एसेट्स ऑन ईच डेट आफ्टर यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक बोरिंग, कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगी और मंथ्स आ जाएंगे। तो मान लीजिए एक्सपेंस मेरा इनकर्ड हुआ है, अभी अभी मैं 10 लाख रुपए इनकर्ड हुआ है। ठीक है, मेरी जो क्वालिफाइंग एसेट्स है उस पर, तो और मेरा जो रेट निकल के आया है वो 10% निकल के आया है ना, और वो जो मेरा एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है वो मेरे जुलाई 2025 में हुआ है ना, और मुझे बनाना है बैलेंस शीट, मेरी डेट है 2026 की। तो यहाँ से लेकर अगर 9 महीने हो गए तो 9 महीने का कैलकुलेट कर देंगे, है ना, तो ऐसे हो जाएगा। सो आफ्टर यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक बोरिंग, लेकिन सो वंस विल बी टेकन फ्रॉम लेटर ऑन कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इनकर्ड एट ईयर बिगनिंग, जो भी हो। ठीक है, जो भी लेटर हो, मान लीजिए कमेंसमेंट डेट है मेरी 1 जुलाई 2025, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इनकर कब हुआ, या मान लीजिए 1 अगस्त 2025 को हुआ। ठीक है, मेरी ईयर बिगनिंग क्या है, 1/4/2025, तो लेटर क्या हो गया इसमें, लेटर आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो गया 1 जुलाई 2025। अर्लियर सेशन डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मेरे मान लीजिए मेरा कंप्लीट हो रहा है 31/3/2027 को। ईयर एंड क्या है, 31/3/2026, तो ये यहाँ से लेकर इस साल के लिए 25-26 के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट, 1 अगस्त से 31/3/2026 तक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा। एक्सपेंशन इनकम शुड बी कंसिडर एक्चुअल आउटफ्लो बेसिस, एक्चुअल पे होना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह नहीं लानी है इसे बीच में। बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड क्वालिफाइंग विल, ठीक है, टिल प्रीवियस ईयर शुड बी कंसिडर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट फॉर द करंट ईयर। मान लीजिए मैंने कोई बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स पे अप्लाइज कर दी, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट इसमें लिखा हुआ है, बोरिंग कॉस्ट मैंने कैपिटलाइज कर दी है ना, तो वो एक्सपेंस कहलाएगी मेरी क्वालिफाइंग एसेट्स का, अगर मुझे एलिजिबल जनरल बोरिंग कैलकुलेट करनी है, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बोल रहे हैं वो, कैलकुलेट जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी अप्लाइड, एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट और टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन ऑल जनरल बोरिंग, दोनों का लोअर राय लिया जाएगा। मान लीजिए एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट मेरी जा रही है 5,000 रुपये, है ना, और टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट मेरा जा रहा है 10,000 रुपये, तो दोनों का लोअर क्या है 5,000, तो 5,000 ही अप्लाइज होगा। सो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी अप्लाई क्वालिफाइंग ड्यूरिंग दैट स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों का ऐड हो जाएगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा। अब नोट आता है हमारा, इफ स्पेसिफिक बोरिंग आर टेकन फॉर मोर देन 1 एसेट्स, अगर एक एसेट ज़्यादा के लिए लिए देन लोकेट स्पेसिफिक बोरिंग टू ऑल एसेट एज फॉलोज, टोटल स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, पहले 25 लाख रुपए हैं, एक्सपेंस इनकर्ड 1 एसेट्स 10 लाख रुपए, तो टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑल एसेट्स
ठीक है, 40 लाख रुपए टोटल एक्सपेंसेस सारी एसेट्स पे 40 लाख हुए, लेकिन इस वन एसेट्स पे कितना हुआ 10 लाख का, तो उतना परसेंट निकल जाएगा। तो वही आपका परसेंटेज आ जाएगा कि भाई कितनी कॉस्ट है, उतना परसेंट आएगा। वारंट टेकन नेचर ऑफ बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, मैंने बॉन्ड वगैरह ले लिए, बोरिंग में डिबेंचर्स ले लिए, तो EIR जो एज पर इंडिया 109 है वो कंसिडर होगी बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। जो भी एक्सपेक्टेड आपकी इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होगी। ओके, वही रेट यूज होगी जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो अब क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आता है। अब ये पूछ क्या रहा है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 31 कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल फॉर विच इट ऑब्टेन स्पेसिफिक लोन ऑफ 2 lakhs एट द रेट 9% पर एनम। ए लिमिटेड ने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, जिसके लिए स्पेसिफिक लोन है 2 लाख का मिल गया। ए इज टेकन अदर लोन एज फॉलोज, 8 लाख और ये कर है एक्सपेंस इनकम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा ए था, ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेट निकालेंगे कि भाई सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग जो इंटरेस्ट है वो क्या है। तो स्पेसिफिक बोरिंग, हमने स्पेसिफिक बोरिंग सबसे पहले पढ़ा था। दूसरा हमने जनरल बोरिंग पढ़ा था, है ना, जनरल बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक बोरिंग है दूसरे स्टेप में। तो वो स्टेप फॉलो करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने ऑब्टेन किया स्पेसिफिक, तो 2 लाख है ना, लेकिन इसमें हम कमेंसमेंट डेट सबसे पहले पता करेंगे, कमेंसमेंट डेट क्या है, ठीक है। तो एक्सपेंस इनकर हुआ, तो 1 अप्रैल से इनकर होना चालू हो गया, स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन जो है 1 अप्रैल से चालू हो गया, तो कमेंसमेंट चालू हो गया। एक्सपेंडिचर इनकर होना भी कब से चालू हो गया, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो लेटर कौन सा हुआ, और लोन भी इसी दिन से चालू हो, तो 1 अप्रैल इज अ डेट, और लास्ट में 31 दिसंबर। 1 अप्रैल 9 महीने, ठीक है, 9 महीने। टोटल एक्सपेंडिचर हुआ कितना, 5,90,000 रुपये, ठीक है। तो स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 9%, 9 महीनों के लिए ये आ जाएगा। ऐसे ही जनरल बोरिंग का क्या हिसाब किताब होगा, जनरल बोरिंग का हम एवरेज रेट निकाल लेंगे, तो एवरेज रेट में क्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई करके वेटेड, जो वेटेड ऊपर लिखा था जब मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे जो वेटेड लिखाई, एक मिनट, जो आपको वेटेड दिखाया था यहाँ पर, ये दिखाया था ना आपको यहाँ पर वेटेड एवरेज, तो वही बोल रहा है वेटेड एवरेज ऑन टाइम बेसिस। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ, तो आप इसको यहीं से वेट कर लो कि भाई 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का कितना महीना हुआ, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक का कितना महीना हुआ, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितना महीना हुआ, है ना। सॉरी 31 मार्च आएगा ना इसमें, मार्च आएगा, माय बैड। आप वेटेड नंबर निकाल सकते हो, ऐसे करके आप एवरेज निकाल सकते हो। तो 1.5 लाख का आप क्या करोगे, 9 डिवाइड बाई 12 कर दोगे, 1 अप्रैल ना, तो 12 महीने हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एक अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2000 से लेकर 2000 जो भी डेट है आपकी, तो 31 मार्च रहेगा ये, है ना। तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए 8 लाख 10% निकालोगे, ठीक है, और कुछ महीना इसमें दे नहीं रखा तो ये कर दोगे, और 12 लाख निकाल लोगे, ठीक है, 12 लाख 13% निकालोगे, और क्या कर लोगे, 8 लाख, ये वेटेड ही निकाल लो आप। अगर इसमें डेट दी होती तो आप वो कंसिडर कर लेते, इसमें डेट नहीं दी हुई है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। तो हमारा ऐसे जनरल कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट आ गई है, ऐसे कैलकुलेट करते करते, ठीक है, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज। अगर मान लो ये 9 महीने निकलो तो 9 महीने निकाल लेते हैं, यहाँ पे 9 महीने निकलो तो 9 महीने निकाल लेते हैं, तो ऐसे आपका वेटेड एवरेज निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 1 अप्रैल से, है ना भाई, 1 अप्रैल से जनरल बोरिंग कॉस्ट, अल्टीमेटली देखो सुनो,
आपका 5,90,000 में से आप जो 2 लाख यहाँ से ले लोगे तो 3,90,000 ही तो लोगे स्पेसिफिक बोरिंग में से, 3,90,000 लोगे स्पेसिफिक बोरिंग में से, तो वही ले रखा है इन लोगों ने। 3 लाख तो ये हो गया, और आपका 1.5 लाख ये हो गया, और 50,000 ये हो गया। तो 1,40,000 50,000 के 90,000, 90,000 पे आप निकालोगे 11.82% पर। और क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीनों के लिए निकालोगे कि कमेंसमेंट डेट और सेशन डेट, ठीक है, मतलब कंप्लीशन डेट वो इंपॉर्टेंट होती है। तो 5 महीनों के लिए निकाल लिए 4425। फिर आपने 1 अक्टूबर के लिए निकाला 3 लाख मल्टीप्लाई 1.8% मल्टीप्लाई 3/12 कर दिया आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/12 कर दिया तो कितना आ गया आपका 13,275 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो भी आपने स्पेसिफिक बोरिंग में कैलकुलेट किया है रेट 13,500 और प्लस आपने ये जो किए हैं इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जनरल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। ठीक है, आपका क्या हुआ, एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट कितनी है 13,275, जनरल बोरिंग कॉस्ट की है 13,275, और एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग 2,36,000 है, ऊपर है ना 2,36,000। अगर आप इस दोनों का निकालोगे तो 80,000 ये हो गई, और इसका 13% कितना हुआ आपका 1,57,000। ठीक है, तो 2,36,000 आ गई। यही 2,36,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल मिला के आपका लोअर जो भी होगा थर्ड स्टेप, ये स्टेप नंबर 3 है जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर टोटल मिला के आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप एंट्री क्या पास कर दोगे, एसेट्स डेबिट टू बैंक, या जो भी आपका पेबल बन रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट बाय ग्रुप कंपनी, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।